सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 24 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है कि अभी हाल ही में महिला बैलन डी'ओर पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया, ये पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा एटना बोनमाटी को। तो एटना बोनमाटी जो कि स्पेन की या यूं कह दूं बार्सिलोना जो क्लब है उसकी प्लेयर है और अभी 2025 का महिला बैलन डी'ओर पुरस्कार उन्होंने ही जीता है। और आप कह सकते हो कि लगातार तीसरी बार उन्होंने ये अवार्ड जीता है और इस तरह से लगातार 3 बार वो ये अवार्ड पाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। जबकि पुरुष वर्ग में बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है उस्मान डेम्बेले ने। वे फ्रांस के और पेरिस सेंट जर्मेन जो फुटबॉल क्लब है उसके प्लेयर हैं। तो महिलाओं का जीता है एटना बोनमाटी ने। इनका नाम तो आपने कई बार सुना है क्योंकि लगातार 3 साल इन्होंने ये पुरस्कार जीता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और पुरुष वर्ग का याद रखना उस्मान डेम्बेले ने जीता है। अभी तक सबसे ज़्यादा बार ये बैलन डी'ओर पुरस्कार किसने जीता? लियोनेल मेसी ने जीता है 8 बार। बैलन डी'ओर पुरस्कार क्या है? ये एक वार्षिक फुटबॉल पुरस्कार है जो हर साल फ्रांस फुटबॉल पत्रिका के द्वारा बेस्ट मेल और फीमेल फुटबॉल प्लेयर को दिया जाता है। इसे फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तिगत पुरस्कार माना जाता है। तो इस बार का याद रखना किन्हें दिया गया। अच्छा, फुटबॉल की बात होती है तो फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी कौन सी है पूरे विश्व में? फीफा है। फीफा की स्टैटिक देखते हैं। फीफा की स्थापना होती है 1904 में। हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेनिटो। ये कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज हैं। रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप, मर्डेगा कप, नेहरू कप, इन सबका संबंध फुटबॉल से है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मिथुन मनहास को। एक्चुअली में आप यूँ कह सकते हो मिथुन मनहास, इनको बीसीसीआई का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाएगा क्योंकि अभी उन्होंने इस पद के लिए नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और उनके खिलाफ कोई और नॉमिनेशन नहीं है। इसी कारण से वे निर्विरोध इस पद के लिए चुने जाएंगे और वे बीसीसीआई के 37वें नंबर के प्रेसिडेंट होंगे। वो किनको रिप्लेस करेंगे, किनकी जगह आ रहे हैं? तो आप कह सकते हो रोजर बिन्नी, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले अगस्त के महीने में ही अपने पद से रिजाइन कर दिया था। तो अब बीसीसीआई के नए अध्यक्ष आपको सुनने को मिलेंगे। बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट हम पढ़ेंगे कौन होंगे? मिथुन मनहास, रोजर बिन्नी की जगह आ रहे हैं। मिथुन मनहास की बात करें, ये बिलोंग करते हैं जम्मू कश्मीर से और वे भारत के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और कोच रह चुके हैं। वे एक ऑलराउंडर हैं। देखो, पहले बीसीसीआई की बात करें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, स्थापना होती है 1928। एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हेडक्वार्टर मुंबई में मिल जाएगा। सचिव हैं देवजीत सेकिया। हमने कहा अब रोजर बिन्नी की जगह नए प्रेसिडेंट बनेंगे मिथुन मनहास। अच्छा, एग्जाम में ये भी आ चुका है कि बीसीसीआई के पहले प्रेसिडेंट कौन है? तो R.E. ग्रांट गोवन का नाम याद रखना। बाकी अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है, कुछ और अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज करवा दूं। जैसे कि बार्क इंडिया के अध्यक्ष बने थे गौरव बनर्जी। बार्क मतलब हो गया ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने सतीश गोलचा। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह बने लगातार तीसरी बार। भारत में अमेरिकी राजदूत एम्बेसडर बने सर्जियो गौर। और प्रधानमंत्री जी के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह बने। जबकि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल। फसाई के नए सीईओ बने रजित पुन्हानी। न्यू डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट राजीव रंजन। भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ एसोसिएशन ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अध्यक्ष बने श्रीनिवासन स्वामी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के प्रेसिडेंट विटोल्डा बाका। और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। पहले भी प्रेसिडेंट यही थे, फिर से अपॉइंट कर दिया गया। और 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सत्र के अध्यक्ष बनाया गया एनालेना बैरबॉक को, जो जर्मनी से हैं। इन्होंने रिप्लेस किया फिलेमोन यांग को, कैमरून से हैं। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया उर्जित पटेल को। अभी 29 नंबर की महालेखा नियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी है TCA कल्याणी। नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के नए CMD बने भूपेंद्र यादव। खनन मंत्रालय में नए सचिव बने पीयूष गोयल। देश के 15वें उपराष्ट्रपति अभी CP राधाकृष्णन बने थे। इन्होंने हराया था B सुदर्शन रेड्डी को। ये सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से नियुक्तियां हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारतीय सेना ने अमोघ फ्यूरी अग्नि अभ्यास का आयोजन अभी किया, कहां पर किया? तो आंसर होगा राजस्थान में। तो अभ्यास का नाम है अमोघ फ्यूरी, जो कि एक अग्नि अभ्यास है। किसने किया? भारतीय सेना ने। भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान ने। कहां पर? राजस्थान में। राजस्थान के थार रेगिस्तान में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजन किया। और उद्देश्य क्या है? युद्ध की वास्तविक परिस्थितियों में सेना की युद्ध क्षमता, समन्वय और परिचालन तत्परता यानी कि कोऑर्डिनेशन और ऑपरेशनल रेडनेस का
परीक्षण किया गया, यहाँ पे टेस्टिंग किया गया। अच्छा, यहाँ पे आज मैं आपको केवल वही एक्सरसाइजेज अभ्यास रिवाइज कराऊंगा जिनका आयोजन अभी केवल भारतीय सेना ने किया। जैसे कि ये सारे भारतीय सेना ने किए हैं। एक अभ्यास ड्रोन प्रहार हमने पढ़ा था, अरुणाचल प्रदेश में किया। इसी साल वाले ये दिव्य शक्ति अभ्यास सिक्किम में, अचूक प्रहार और युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में, समन्वय शक्ति अभ्यास असम और मणिपुर में, और शिवम प्रहार अभ्यास ये किया था अरुणाचल प्रदेश में। और आज हमने पढ़ा अमोघ फ्यूरी, इसका आयोजन किया राजस्थान में। ठीक है, ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों पर संकलित 4 पुस्तकें आई हैं, जिसका नाम है, मतलब उन बुकों का नाम है सबका साथ, एक है सबका विकास, एक है सबका विश्वास, एक है सबका प्रयास। और अभी इन बुकों को लॉन्च किसने किया है? तो आंसर होगा हमारे जो नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं सीपी राधाकृष्णन जी ने। तो हमारे 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन जी, और इन्होंने अभी 4 बुकों को लॉन्च किया है, जिनका नाम मैंने आपको बताया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। क्या है इन बुकों में, क्या हो सकता है? मोदी जी के चुनिंदा भाषणों का कलेक्शन है, संग्रह है ये बुकें। और ये वो भाषण हैं जो उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान दिए थे। उपराष्ट्रपति जी के बारे में बात कर लें, उन्होंने इसको लॉन्च किया बुक को, तो सीपी राधाकृष्णन इनका नाम है। हमारे 15वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं वैसे ये। इससे पहले ये महाराष्ट्र के गवर्नर थे और 15वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने। इन्होंने किनको हराया पूछ सकते हैं, तो बी सुदर्शन रेड्डी को। अब वैसे तो ये बुक वाला प्रश्न है, तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको रिवाइज करवा दूं लगे हाथ। एक बुक आई थी जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट, इसको लिखा कंचन चक्रवर्ती ने। प्रोजेक्ट नन्ही कली पर आधारित कॉफी टेबल बुक है, इसका नाम है मे अ मिलियंस बर्ड्स ब्लूम, इसको लॉन्च किया आनंद महिंद्रा ने। इसे तैयार किया था नित्या मनोज कुमार ने। मदर मैरी कम्स टू मी, इसको लिखा है अरुंधति रॉय ने, इंपॉर्टेंट बुक है। द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ को अमिश त्रिपाठी ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सिंदूर को लिखा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KJ तिल्लो ने। डिफरेंट बट नो लेस अनुपम खेर की है। द पान कश्मीर के संघर्ष की कहानियाँ इप्सिता चक्रवर्ती। शिखर धवन की ऑटोबायोग्राफी है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड को प्रेम प्रकाश ने। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर को हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 50वें नंबर के रहे DY चंद्रचूड़ ने। और वाई भारत मैटर्स हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने। ये बुक एग्जाम में आ भी चुकी है। और गन्ड डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन को लिखा संदीप मिश्रा ने। ठीक है, तो ध्यान रखना, सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में गुजरात का चौथा सौर गांव कौन सा बना है? तो आंसर होगा धोरेडो। तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धोरेडो गांव, ये गुजरात का चौथा ऐसा गांव बन गया है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। मतलब पूरे गांव में जो बिजली है वो बिजली कहाँ से आती है? सोलर एनर्जी से आती है। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछ लूँ कि बताओ भैया भारत का पहला सोलर विलेज कौन सा था, तो आपको आंसर करना है मोढेरा गाँव। ये मोढेरा गांव भी कहाँ का है? गुजरात का है। तो भारत का पहला पूछे या गुजरात का पहला, तो वो मोढेरा गांव है। अच्छा, ये जो धोरेडो गांव है ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ये पहले भी न्यूज़ में रहा है। कब रहा है? जब हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किया था, तब हमने इसके बारे में पढ़ा था। अच्छा, आज मैं क्या करता हूँ, जो भी गाँव, जो भी विलेजेस किसी न किसी कारण से न्यूज़ में रहते वो सारे आपको रिवाइज कराता हूँ। ये सारे गाँव के नाम हम पढ़ चुके हैं, एक बार आपका रिविजन होगा। देश का पहला गांव अगर पूछेंगे तो माणा गांव है, ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में, जो अभी तक आखिरी गांव हुआ करता था। भारत का पहला संशोधित जैव गांव मॉडिफाइड बायो विलेज, जिसका नाम है दासपारा, ये किस राज्य में है? त्रिपुरा में। देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत ये बनी है जम्मू कश्मीर के पल्ली गाँव में। और देश का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गाँव ये गुजरात का मोढेरा गाँव आ गया। भारत का पहला सीमावर्ती सौर गाँव मसाली गाँव है गुजरात का। हर घर में RO का पानी पहुंचाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव भरतौल। और देश का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज बना केरल का कुंबलांगी गांव। जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव जेरी गांव है। देश का पहला जिला जिसके हर गांव में पुस्तकालय है झारखंड का जामताड़ा जिला। फेयंग गांव जो मणिपुर में है, कार्बन पॉजिटिव टैग पाने वाला पहला गाँव था। बालिका पंचायत का सफल आयोजन गुजरात के कुनरिया गाँव में किया गया। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर का मांगघर गाँव देश का पहला शहद गाँव बना। उसके अलावा ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना गुनेरी गांव। पुरावशेषों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना कर्नाटक।
भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनाया जा रहा है। लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? श्योक गांव। तो ये सभी गांव किसी न किसी कारण से न्यूज़ में रहे, मैंने आपको रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो आंसर होगा पटना में। तो अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने पटना बिहार में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया है, पटना के राजेंद्र नगर में। तो ये बिहार का सबसे बड़ा साइंस हब है। यहाँ पर बच्चों के लिए और जो भी विजिटर्स आएंगे उनके लिए विज्ञान से जुड़ी कई रोचक प्रदर्शनियां होंगी। एपीजे अब्दुल कलाम की स्टेच्यू होगी, 4D थिएटर होगा, मतलब बेसिक साइंस से संबंधित चीजें यहाँ पर होंगी जो कि बच्चों को आकर्षित करेंगी ताकि साइंस के बारे में उनकी रुचि बढ़े। तो याद रखना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का भी उद्घाटन किया गया, कहाँ पर? पटना बिहार में। अब बिहार में खुला तो बिहार ले चलते हैं आपको। ये रहा मैप में बिहार, कैपिटल पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। बिहार दिवस कब होता है? जब वर्ल्ड वाटर डे होता है, यानी कि 22 मार्च को। वाल्मीकि नेशनल पार्क है यहाँ पे, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न देखते हैं। हमेशा बिहार के लेटेस्ट करंट अफेयर्स में आपको रिवाइज कराता हूँ। आज थोड़े पहले वाले रिवाइज कराता हूँ, है तो इसी साल के, लेकिन ये थोड़े से आप कह सकते हो मिड मंथ्स के हो सकते हैं या स्टार्टिंग मंथ के हो सकते हैं। एक बार देखो, अभी पूछे एथेनॉल नीति को अपनाने वाला पहला राज्य बिहार है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर खुला? पटना बिहार में। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मखाना बोर्ड कहां पर शुरू करने की घोषणा की? बिहार। रक्षा मंत्रालय ने कहां पर शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन किया था? बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में। सेपक टकराव विश्व कप 2025 का आयोजन हुआ बिहार में, और इसका मैस्कॉट था भीम, जो कि एक बफेलो है। और भारत ने यहाँ पे जापान को हरा करके अपना पहला स्वर्ण जीता था। वैसे भारत मेडल टैली में चौथे स्थान पर रहा था, टॉप पे थाईलैंड। और अभी जो 12वें मेंस एशिया हॉकी कप का आयोजन हुआ था, ये भारत में हुआ था, राजगीर बिहार में। चलो आप बताओ इसमें विजेता कौन रहा? बाकी खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी अभी हुए थे, 7वां एडिशन बिहार में ही हुआ था, जिसका मैस्कॉट था गज सिम्हा। और इसमें टॉप पे कौन रहा था? महाराष्ट्र। महिला संवाद अभियान यहाँ शुरू हुआ। पहली बार भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो का आयोजन किया पटना में। मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय ये खुला मोतिहारी बिहार में। विक्रम ब्लॉक कैनाल सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया गया? पटना में। बिहार के गया शहर का नाम बदलकर गया जी कर दिया। भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया जिसने मोबाइल आधारित ई वोटिंग की सुविधा शुरू की? तो बिहार। और मडोरा डीजल लोकोमोटिव प्लांट बिहार के सारण जिले में है। क्यों न्यूज में था? क्योंकि ये पहली बार है जब यहाँ बने निर्मित इंजन विदेश में निर्यात होंगे। किस देश में बेचे जाएंगे? गिनी देश में। तो इन सब कारण से अभी बिहार न्यूज में था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 28वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहां पर हुआ? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। तो नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन अभी हुआ, और इस बार इसका ये 28वां एडिशन था। 22 और 23 सितंबर को हुआ ये। कहां पर? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। थीम भी है विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। अच्छा, इसका आयोजन किसने किया? इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री ने आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से इसका आयोजन किया। लास्ट टाइम 2024 में जो इसका 27वां एडिशन था वो मुंबई में हुआ था, इस बार विशाखापत्तनम में हुआ, ये याद रखना। अच्छा, ई गवर्नेंस से एक डे याद आएगा, ई गवर्नेंस डे जो होता है 25 दिसंबर को, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी को होता है वो। अच्छा, विशाखापत्तनम में इस बार इसका आयोजन हुआ। विशाखापत्तनम 2-3 कारण से भी न्यूज में था। आप देखो, अभी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट में पहला जो जहाज है INS नीलगिरी, उसको तैनात किया गया विशाखापत्तनम में। और उसके बाद अभी प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत ही 2 और स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट जो जहाज हैं उनको नौसेना में शामिल किया गया। एक का नाम INS उदयगिरी और दूसरे का INS हिमगिरी। और कहाँ से नौसेना में शामिल किया गया? विशाखापत्तनम। इसके अलावा भी दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन 2025 विशाखापत्तनम में हुआ था, और ये आज हमने पढ़ ही लिया। 28वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन ये विशाखापत्तनम में हुआ। और 2026 में, अगले साल, भारतीय टूर ऑपरेटर संघ का 41वां वार्षिक सम्मेलन ये विशाखापत्तनम में होगा। इस साल ये पूरी उड़ीसा में हुआ। तो इन सब कारण से भी विशाखापत्तनम न्यूज में है, ध्यान में रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व गेंडा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 सितंबर को। तो हर साल 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे, विश्व गेंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
ये दिन गेंडों की 5 प्रजातियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। विश्व में आपको गेंडों की 5 प्रजातियां मिलेंगी। एक तो होता है ये एक सींग वाला गेंडा, ये आपको मुख्य रूप से भारत और नेपाल में मिलेगा। एक काला गेंडा, सफ़ेद गेंडा, ये अफ्रीका में। और एक जावन गेंडा और सुमात्रा गेंडा, ये आपको इंडोनेशिया में मिलेगा। और भारत में भी ये जो एक सींग वाले गेंडे ये मुख्य रूप से आपको मिलेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है वहाँ पर। अब दिवस वाला प्रश्न है, चलो सितंबर के सारे डेज एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दें। 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे है। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी डे। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 11 सितंबर राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। 13 सितंबर वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, ये सितंबर के दूसरे शनिवार को होता है। 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे। 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे। 17 सितंबर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। 17 सितंबर को ही हैदराबाद मुक्ति दिवस। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस। 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस, सितंबर के तीसरे शनिवार को। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और वर्ल्ड अल्जाइमर डे के रूप में मनाया था। ठीक है, तो ये अभी तक 22 सितंबर के दिवस हो गए। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का अनावरण कहां पर किया? तो आंसर होगा मुंबई में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। कहां पर? मुंबई में। तो मुंबई में इंदिरा डॉक बेलार्ड पियर पर स्थित इस अत्याधुनिक टर्मिनल को बनाने में जो लागत आई है वो लगभग है 556 करोड़ रुपए की। और इस टर्मिनल की क्षमता है सालाना 10 लाख यात्रियों की, यानी कि हर दिन ये 10,000 यात्रियों को संभाल सकता है और एक साथ 5 क्रूज शिप्स को ये संभाल पाएगा। तो याद रखना, ये भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल है। जो बड़े बड़े जो क्रूज शिप होते हैं तो वो यहाँ पर आके रुकेंगे। तो इस तरह से ये भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल है। कहाँ पर? मुंबई में, याद रखना, जिसका भी मोदी जी ने उद्घाटन किया। अच्छा, वैसे मुंबई और भी किन्हीं कारणों से अभी न्यूज़ में, वो मैं आपको रिवाइज कराऊँ तो देश का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान क्रिएटिव टेक इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर शुरू हुआ? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल, ये में हमने पढ़ी लिया। और छठा इंडिया स्टील 2025 का आयोजन हुआ मुंबई में। तटीय राज्य मत्स्य सम्मेलन 2025 हुआ मुंबई में। और इसी दौरान व्यास NAV नाम से एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया था, जिसकी मदद से 5वीं समुद्री जनगणना भी शुरू हुई थी। पहले वेव्स शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी मई महीने में हुआ था मुंबई में ही। और प्राक्कलन समितियों एस्टिमेट कमेटी का राष्ट्रीय सम्मेलन भी अभी मुंबई में हुआ था। और आप जानते हो मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर। और पूछे मुंबई किस नदी के मुहाने स्थित है? उल्हास नदी के मुहाने। तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि प्रोजेक्ट विजयक, जिसका अभी 15वां स्थापना दिवस कारगिल लद्दाख में मनाया गया, किस संस्था के द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो आंसर होगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी 21 सितंबर को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कारगिल लद्दाख में प्रोजेक्ट विजयक का 15वां राइजिंग डे मनाया, यानी कि उसका स्थापना दिवस मनाया। और इसी सेलिब्रेशन में 1200 करोड़ रुपए के नए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट विजयक की बात करें, ये प्रोजेक्ट लद्दाख में स्ट्रेटेजिक एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए लाया गया था। और इसके तहत बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अब तक 1400 किलोमीटर से ज़्यादा रोड्स और 80 से ज़्यादा बड़े पुल बनाए हैं। इसको 2010 में शुरू किया था। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये भारत सरकार की एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, जिसका काम होता है भारत के बॉर्डर एरिया में रोड नेटवर्क बनाना और उनको मेंटेन करना। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? अब रोड बनाता है तो ऐसा नहीं है कि सड़क मंत्रालय में आता हो, ये याद रखना है, ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और केवल जो हमारा बॉर्डर एरिया है वहीं पे ये रोड बनाने का काम करता है। रोड हो गया, पुल हो गया। इसकी स्थापना होती है 1960 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं रघु श्रीनिवासन। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। बाकी इनकी प्रैक्टिस के लिए क्विज आपको मिल ही जाती है, क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, PDF टेलीग्राम पे मिल जाती है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं।